Yes, friends. Very good evening, everyone. चलो, कैन वी स्टार्ट? चलिए, तो हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट देखा था कि बजट कैसे बनता है, पार्लियामेंट में बजट स्पीच क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? नाउ वी आर गोइंग थ्रू इन डिटेल व्हाट ऑल थिंग्स एंड व्हाट ऑल एलिमेंट्स विल बी देयर इन योर बजट। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए एंड पार्ट बी हमने देखा था बजट स्पीच, राइट? एंड ये जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा जिसमें हम रिसीट एंड एक्सपेंडिचर मेंशन करेंगे, राइट? कि गवर्नमेंट को कहां कहां से रिसीट मिलेगा एंड क्या क्या एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, बराबर? एंड ये भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। ये शायद से हमने रीड करा था ना। देन अदर बजट डॉक्यूमेंट्स which are been mentioned, annual financial statement, demand for grants मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर ग्रांट्स दे आर रिक्वायरिंग हर एक सेक्टर वाइज, दे विल बी डिमांडिंग दैट विल बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द इन द पार्लियामेंट कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतने ग्रांट्स एक्सपेक्टेड है या रिक्वायर्ड है। एंड देन पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, ओके, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इतने फंड्स या ग्रांट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग होगा। पहले तो डिस्कशन होगा, दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैज टू कन्विंस पार्लियामेंट कि ये मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मुझे से 1 लाख करोड़ रिक्वायर्ड है इन द नेक्स्ट ईयर, ओके। देन यू हैव टू कन्विंस द पार्लियामेंट कि हमें क्यों इतना फंड्स रिक्वायर्ड है, क्यों इतना ग्रांट्स रिक्वायर्ड है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन वोटिंग किया जाएगा एंड देन इट विल बी डिसाइडेड कि इतना ग्रांट्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ओके। सो दैट डिमांड फॉर ग्रांट्स विल बी देयर। फाइनेंस बिल, अब इस फाइनेंस बिल में सारे टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट्स होंगे, ओके। एंड देन स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये भी हमने रीड करा था क्या? 9 अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर इन द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स जो सपोर्टिंग होगा टू मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड अबव। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है वो डिटेल में दिया नहीं है, जस्ट इट इज बिन गिवन कि अदर डॉक्यूमेंट्स आर बिन गिवन, ओके। कहां तक रीड करा था हमने? यहां तक ये रीड करा था, ओके। फर्दर द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टन कैटेगरीज, emoluments and allowances of president of India and his or her office, emoluments of judges, Supreme Court, High Court, etc., and high-ranking personnel of constitutional bodies across India are charged on Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो n नंबर ऑफ सोर्सेज से पैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को जो देगा उसमें जो बैलेंस बचा है, सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की तिजोरी में जो पैसा है वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे एक्सपेंडिचर, वहां से एक्सपेंडिचर इनकर करे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी। अब प्रेसिडेंट को सैलरी एंड अलाउंसेस, या अलाउंसेस क्या होता है? जो प्रेसिडेंट या कोई भी एम्प्लॉय हो, इनको जो बहुत सारे फिक्स्ड खर्चे होते हैं, जैसे मेडिकल खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, एंड नंबर ऑफ अदर एक्सपेंडिचर्स आर देयर। फॉर दैट एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर हमेशा एक फिक्स्ड पेमेंट देता है, इसको हम कहते हैं अलाउंसेस, ओके। तो कंसोलिडेटेड फंड से पहले सैलरी एंड अलाउंसेस जाएंगे प्रेसिडेंट के। सिमिलरली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हाई रैंकिंग जो पर्सनल है उनका पेमेंट पहले दिया जाएगा, ओके। तो जस्ट दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड से ये सारे पेमेंट पहले लेस होंगे एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो इंडिकेटेड सेपरेटली इन द बजट। तो ये पेमेंट पे वोटिंग नहीं होगा, ये डायरेक्टली दिया जाएगा क्योंकि ये फिक्स रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जज को कितना मिलेगा, प्रेसिडेंट को कितना मिलेगा, फिक्स रहता है, इस पे वोटिंग नहीं होगा, ओके। रिमेनिंग ग्रांट्स, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, इस पे वोटिंग होगा, ओके। बाय कन्वेंशन इन इलेक्शन ईयर बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट। अभी जो रिसेंटली फेब 24 में निर्मला दीदी ने जो बजट डिक्लेयर करा था ये इंटरिम बजट था। अब जैसे गवर्नमेंट फाइनलाइज होगी, मींस से अभी एक्सपेक्टेड है इलेक्शन, वैसे अप्रैल मई जून शायद से, उसकी वजह से आपके एग्जाम भी डोंट नो चेंज हो सकती है शेड्यूल, ये भी एक्सपेक्टेड है। वैसे इलेक्शन कब आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, कि एग्जाम डेट्स क्या है। कल ही मैंने रीड करा था समवेयर कि ICAI may reschedule the examinations based on the election,
अगर इलेक्शन पहले आता है और उसका डिस्टर्बेंस एग्जाम शेड्यूल में नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपकी एग्जाम जून में है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच कि आपकी एग्जाम रीशेड्यूल होगी। इंटर की एक्सपेक्टेड है रीशेड्यूल होगी। ओके, तो जैसे इलेक्शन होगा उसके बाद एक फाइनल गवर्नमेंट होगी, आइदर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो इलेक्शन के बाद जो फाइनल गवर्नमेंट बनेगी वो अगेन पार्लियामेंट में फाइनल बजट पास करेंगे। तो ऑलवेज याद रखिए इलेक्शन ईयर में दो बजट्स होते हैं, एक होता है इंटरिम बजट, दूसरा होता है फाइनल बजट। इंटरिम बजट इलेक्शन के पहले आता है, इसको हम टेम्पररी बजट भी कह सकते हैं। एंड वंस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्शन, फाइनल बजट आता है। ओके, अब इंटरिम बजट में जो अमेंडमेंट्स करे थे, जो प्रोविजन थे, क्या उसको चेंज किया जा सकता है फाइनल बजट में? यस, चेंज हो सकता है, बट नॉर्मली वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इंटरिम बजट में ज्यादा चेंजेस होते ही नहीं है। ओके, अभी जो रिसेंटली बजट है उसमें हार्डली सच कोई चेंजेस है टैक्सेशन वगैरह में। क्यों? क्योंकि एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए उसके बाद इनमें चेंजेस करने ही है। ओके, तो इलेक्शन ईयर में दो बजट होता है। फर्स्ट वन इज to first secure vote on account of few months. This is followed by annual financial statements of the year for the year or full-fledged budget. Budget is discussed in two stages. लोक सभा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, therefore just we are reading. तो लोक सभा में पहले डिस्कस होता है। First there is a general discussion on budget as a whole, and after the state of general discussion on union budget is over, the house is adjourned for fixed period. नॉर्मली 3 वीक्स के लिए हाउस एडजर्न होता है। एडजर्न मतलब क्या? टेम्पररी वो लोकसभा की जो मीटिंग्स है वो सस्पेंड किए जाएंगे नॉर्मली 3 वीक्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो बजट में फाइनलिटी जो डिस्कस हुआ है उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, एडजर्न मतलब क्या? सिंपली पोस्टपोन करना या नेक्स्ट डेट देना। ओके, तो सिंपली 3 वीक्स के लिए, प्रैक्टिकली 3 वीक्स होता है लेकिन ऐसे कोई प्रिसाइज नहीं है। ओके, तो 3 वीक्स के लिए एडजर्न किया जाता है, मतलब पोस्टपोन किया जाता है लोकसभा के मीटिंग्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी कंसर्न्ड, एंड once reports are presented by these committees within stipulated time, the house proceeds for discussion and conducts ministry wise voting on demand of grants. अब देखिए, सपोज फर्स्ट बजट शुरू है, निर्मला दीदी क्या करेगी? सारे पहले बजट के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हर एक मिनिस्ट्री वाइज जो डिमांड्स आए ग्रांट्स के वो डिस्कस किया जाएगा, सॉरी वो पुट फोर्थ होगा। ओके, उसके बाद वंस द डिमांड, सपोज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमें 1 लाख करोड़ चाहिए, रोड मिनिस्ट्री ने कहा है हमें 5 लाख करोड़ चाहिए। इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज ग्रांट्स के लिए रिक्वायरमेंट या डिमांड पुट फोर्थ किया जाएगा। उसके बाद 3 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट ये जो लोकसभा की जो मीटिंग्स है, सेशंस है स्पेसिफिकली, वो टेम्पररी सस्पेंड किए जाएंगे। अब इसमें स्टैंडिंग कमेटी में नॉर्मली अपोजिशन के लोग होते हैं। ओके, स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन के लोग होते हैं, हु विल सी कि जो बजट आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं लॉ में, क्या उसका इंपैक्ट कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, कोई स्पेसिफिक वोट बैंक सिक्योर करने के लिए तो नहीं दिया हुआ है। ओके, नॉर्मली अपनी डेमोक्रेसी पे डिपेंड करती है, ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट को मन चाहे वो किसी भी मैनर में करे, इसीलिए एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। सपोज मेरी गवर्नमेंट है, आप सारे स्टैंडिंग कमेटी के लोग हो, मैंने आपके सामने से बजट रखा है, डिमांड फॉर ग्रांट रखा है। अब आप ये वेरीफाई करोगे कि इससे कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इंपैक्ट हो रही है, वोट बैंक सिक्योर करने के लिए कोई पॉइंट आ रहा है, या सपोज आपका कोई फेवर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस का फेवर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बीजेपी का नॉर्मल फेवर होता है बिजनेस सेक्टर। तो आप चेक करोगे कि आपका जो कंसर्न वोट बैंक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या उनके अगेंस्ट कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। ये सारे पॉइंट्स आप चेक करोगे। तो नॉर्मली ये जो 3 वीक्स जहां पे एडजर्न होती है, स्टैंडिंग कमिटी जो है वो वेरीफाई करेगा कि इतने डिमांड्स देने बराबर है क्या नहीं, एंड उसके बाद अगेन द बजट विल बी कंटिन्यूइंग इन द सेशंस। ओके, एंड देन द डिस्कशन विल बी स्टार्टिंग अगेन। ओके, Lok Sabha has power to concur or refuse any demand or even reduce the amount of grants sought by the government. तो जैसे सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर ने 1 लाख करोड़ मांगा था, अब लोकसभा में हो सकता है कि इसको पूरी तरह कैंसिल किया जाए बिकॉज ऑफ वोटिंग, या रिड्यूस करके इसे 60,000 करोड़ रखेंगे। तो लोकसभा में पावर होगी, आइदर हम डायरेक्टली रिफ्यूज करेंगे डिमांड और रिड्यूस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वोटिंग। ओके, the budget is laid on the table of Rajya Sabha soon after finance minister has completed the budget speech in Lok Sabha. Rajya Sabha does not vote for demand for grants, there is only general discussion on the budget. तो point to be noted, यहाँ पे MCQ आ सकता है, डिमांड
फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग की जाती है इन ऑप्शन ए से लोकसभा, बी राज्यसभा, सी बोथ, डी नन। तो वोटिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां पे होगा? लोकसभा में। राज्यसभा में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं होगा, सिर्फ वहां पे डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं होगा। ओके। आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल्स and votings on demand for grants have been completed, government introduces appropriation bill। यानी कि जो हमने शुरुआत में देखा था ना कि इतना पैसा आ रहा है तो हर एक सेक्टर में कितना कितना पैसा जाएगा, ये अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। तो अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा कि जो सेक्टर पार्लियामेंट के हाउसेस में अलाउ हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना खर्चा होगा, रोड मिनिस्ट्री में इतना खर्चा होगा, ये अलाउड है, ये गवर्नमेंट अब खर्च करने के लिए उनको पावर मिलेगी। ओके, वंस अप्रोप्रिएशन बिल इज बीन पास्ड। ओके, तो ये हाईलाइट कीजिए, अप्रोप्रिएशन बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा टू इनकर एक्सपेंडिचर। पहले तो बजट में सिर्फ पावर दी जाती है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसके बाद होगा। मोशंस फॉर रिडक्शन to various demands for grants are made in form of cut motions seeking to reduce sum sought by the government। तो यहां पे डिमांड फॉर ग्रांट्स में अगर कुछ कम करना हो, रिडक्शन करना हो, देन उसका अगेन सेपरेटली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा बाय स्टैंडिंग कमेटी। ओके। फाइनेंस बिल seeking to give effect to government's taxation proposals is introduced in Lok Sabha immediately after general budget। तो फाइनेंस बिल में क्या आता है? टैक्सेशन प्रपोजल्स, याद रखिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एक्सपेंडिचर आएगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या आएगा? इन वेरियस सेक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज कितने ग्रांट अलोकेट करना है या अप्रोप्रिएट करना है वो आएगा, एंड फाइनेंस बिल में टैक्स प्रपोजल्स आएंगे। ओके, विल यू रिमेंबर दिस पॉइंट? अगेन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आएगा कि कहां कहां से गवर्नमेंट को पैसे मिलने वाले, कहां कहां को खर्च होंगे। ओके। सेकेंड, डिमांड फॉर ग्रांट्स, मिनिस्ट्री वाइज कितना ग्रांट अलोकेट करना है ये रहेगा। एंड थर्ड, फाइनेंस बिल, इसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स या टैक्सेशन चेंजेस होंगे। ओके। इट इज अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग प्रोविजंस ऑफ द बिल एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनेंसेस ऑफ कंट्री। मेमोरेंडम मतलब क्या? ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजेस करे उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं देना गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट में बजट में ये बताना होगा कि हम ये चेंज कर रहे हैं लॉ में एंड इसका रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं इनकम टैक्स में चेंज कर रहा हूं, इनकम टैक्स पहले 2.5 लाख तक एग्जाम था। ओके, अब गवर्नमेंट से 5 लाख तक एग्जाम कर रहा है, तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, पहले ये अनाउंसमेंट करना होगा कि वी आर प्रपोजिंग कि हम इनकम टैक्स पहले 5 लाख तक बेनिफिट दे। अब ये क्यों दे रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में होगा मेमोरेंडम में। ओके, यहां पे गवर्नमेंट एक्सप्लेन करा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बिलोंगिंग टू 5 lakhs बिलो इनकम, तो इसकी वजह से जो लोअर मिडिल क्लास है उनके ऊपर बहुत टैक्स का बर्डन आ रहा है। तो टू डेवलप द इकोनॉमी वी आर रिड्यूसिंग द टैक्सेस। ओके, टू प्रमोट द पीपल्स वेलफेयर, या हो सकता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, रिसेशन में जा रही इकोनॉमी, तो इसके रीजन जो है, जो भी टैक्स में चेंजेस होंगे उसके रीजन कहां पे दिए जाएंगे? मेमोरेंडम में दिए जाएंगे। ओके, तो ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है, मेमोरेंडम explaining the provisions or reasons we can say। The motion for leave to introduce finance bill cannot be opposed। The finance bill is taken for consideration and after passing appropriation bill is passed। तो finance bill के ऊपर as such voting नहीं होता, it is readily accepted। Okay, the finance bill seeks to give effect of financial proposals of government for next financial year। अगेन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शायद से हमने डिस्कस किया हुआ था ये पॉइंट, कि अभी जो बजट आया वो कौन से पीरियड में आया था? फेब 24 में। फेब 24 में जो बजट आया फाइनेंस बिल में, सॉरी फाइनेंस बिल में जो टैक्सेशन रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, जो बजट था, उसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? क्या पिछले साल होगा या आने वाले पीरियड में होगा? आने वाले पीरियड में होगा। तो यहां पे अगर कोई टैक्स में चेंजेस करे तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली फरवरी से नहीं होगा, 1 अप्रैल 24 अभी भी आने वाला पीरियड है, वहां से लेकर के 31 मार्च 25 तक, फॉर दिस पीरियड यहां के जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल होंगे। हैव यू अंडरस्टूड?
जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज इस बजट में अनाउंस किया था कि पहले 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ओके तो क्या मैं 31 मार्च 24 इसका जो इनकम आएगा मेरा वहां पे 5 लाख का बेनिफिट लू या सिर्फ 2.5 लाख का ही रहेगा? 2.5 लाख का ही रहेगा। ये 5 लाख जो एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। द पार्लियामेंट हैज टू पास फाइनेंस बिल विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो जब ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में तो वहां से आगे 75 डेज के अंदर वो पास करना होगा, यानी कि दोनों हाउसेस में पास करके प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजा जाएगा, ओके। On the last day of days allotted for discussion for demand of for grants, speaker puts all outstanding demand for grants on vote of the houses. This process is called as guillotine. Whatever you pronounce, ये important है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो सेशन शुरू है उसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स, वेरियस मिनिस्ट्रीज के लिए, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज से ग्रांट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर से 1 लाख, रोड डिपार्टमेंट से 5 लाख करोड़, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से 2 लाख करोड़, पुलिस या से सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री से 10 लाख करोड़, ऐसे हर एक सेक्टर से डिमांड फॉर ग्रांट की रिक्वायरमेंट आई है, ओके। नाउ दिस विल बी केप्ट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद वो वोटिंग के लिए रखा जाएगा, बराबर। हर एक डिपार्टमेंट ने पहले पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करना है कि हमें इतना फंड्स रिक्वायर्ड क्यों है, कन्विंस करना है डिपार्टमेंट से, ओके। नाउ सपोज ये डिस्कशन के लिए 5 डेज का टाइम रखा था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कौन प्रिसाइड करेगा या कौन रेगुलेट करेगा? स्पीकर। तो स्पीकर ने 5 दिन का सपोजिंग टाइम दिया हुआ है, तो 5 दिन में सारे सेक्टर्स या सारे मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट जो है उसका डिस्कशन करके वोट होना चाहिए, ओके। सपोज 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आए थे, 4 दिन तक सिर्फ 2 मिनिस्ट्रीज से फाइनलाइज हुआ है, ओके। नाउ 5th डे वाज लास्ट डे। अब लास्ट डे में स्पीकर कहेगा कि अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब डायरेक्टली ये जो रिमेनिंग 8 ग्रांट्स है उस पर डायरेक्टली वोटिंग लिया जाएगा। अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, मतलब ये मिनिस्ट्री को चांस नहीं दिया जाएगा कि आप कन्विंस करो वगैरह वगैरह। अब डायरेक्टली लोकसभा में वोटिंग होगा एंड अगर वोटिंग से पास हो तो वो अप्रूव हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट हो तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होगा। सिंपल वर्ड्स में स्पीकर के पास पावर है कि लास्ट डे को सारे डिस्कशन वो स्टॉप कर सकता है एंड डायरेक्टली सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो वोटिंग के लिए रख सकता है। ये प्रोसेस को कहते हैं गुलेटिन। हैव यू अंडरस्टूड? रीड दिस अगेन। Last day of the days allotted for discussion on demand for grants, speaker puts all outstanding demand for grants to vote। मतलब अब डिस्कशन नहीं होगा, अब डायरेक्टली वोटिंग होगा, ओके। इस प्रोसेस को कहते हैं गुलेटिन। इट इज अ डिवाइस ऑफ ब्रिंगिंग डिबेट ऑन फाइनेंशियल प्रपोजल टू एंड। अब डिस्कशन नहीं होगा, अब डायरेक्टली वोटिंग किया जाएगा, ओके, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि लोकसभा में अप्रूवल होने के बाद राज्यसभा में रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है। द बिल इज कॉल्ड एज मनी बिल। राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट विद इन 14 डेज विथ और विदाउट रिकमेंडेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन लोकसभा। तो फाइनेंस बिल पास होने के बाद राज्यसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा उसके ऊपर रिकमेंडेशन देगा, डिसीजन नहीं देगा कि ये पास करना है नहीं करना है, सिर्फ रिकमेंडेशन देगा कि ये चेंजेस कर सकते हो आप, या एज इट इज विदाउट रिकमेंडेशन वो 14 डेज के अंदर अप्रूव करके लोकसभा में भेजेगा। अगर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है तो उसके बेसिस पे लोकसभा में अगेन डिस्कशन होगा एंड देन दे में एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और लोकसभा रिजेक्ट करके जो ओरिजिनल बिल था वो डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो फाइनेंस बिल पास करने की पावर किसके पास होगी? लोकसभा में। राज्यसभा एट द मोस्ट इस पर रिकमेंडेशन दे सकता है, ओके। 2017-18 से डेट ऑफ बजट हैज बीन एडवांस टू 1st Feb। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 1st Feb को बजट होता है। पहले बजट जो होता था 28th February को होता था, ओके, लास्ट डे ऑफ फेब को होता था। पहले 1st Feb को रेलवे का बजट आता था, उसके बाद 28th Feb को यूनियन बजट आता था। नाउ गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड बोथ। अभी फेब को सब कुछ बजट आता है, रेलवे का बजट भी एज वेल एज यूनियन बजट, ओके। द इंपॉर्टेंट बजटरी रिफॉर्म वाज अ मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट फ्रॉम द ईयर 2017-18।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। अब गवर्नमेंट के पास कौन से सोर्सेस है, गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे प्रोक्योर करेगा, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो जो हम रीड करेंगे इसको ऐसे इस तरह से टैबुलेटेड मैनर में या चार्ट मैनर में, आई जस्ट राइट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। पता है गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे मिलेंगे? फर्स्ट, टैक्स। अब टैक्स में दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। याद है, डायरेक्ट टैक्स अपने कंट्री में रेगुलेट या एडमिनिस्टर कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या करा है, अब देखिए फाइनेंस सॉरी बजट में या पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स हम कलेक्ट नहीं करेंगे, 2.5 लाख के ऊपर अगर हो इनकम तो 5% कलेक्ट करेंगे। कौन कलेक्ट करेगा? उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होना चाहिए, राइट। पार्लियामेंट ने तो एक्ट पास करा, अब एक्ट इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसके लिए कोई तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होनी चाहिए। जैसे आईसीआई कहता है कि सीए फाउंडेशन वो पास करो, इंटर इंटर के बाद फाइनल, राइट। लेकिन ये एडमिनिस्टर करने के लिए आईसीआई के एक चैप्टर है सेपरेटली, जो दिल्ली में हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिसेस आर देयर, अपने कोल्हापुर में भी चैप्टर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना जरूरी है। हर एक लॉ में एडमिनिस्टर करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आईसीआई एक्ट है, आपको पता है पहले आईसीआई एक्ट है सीए का, सीए लॉ आईसीआई एक्ट 1949। ये एक्ट में जो भी प्रोविजंस है ये इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, ये सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी है। उसी तरह डायरेक्ट टैक्स ये एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होना जरूरी है, जो वेरीफाई या इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेगा। तो उसकी अपेक्स बॉडी या टॉप मोस्ट बॉडी कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अपने कंट्री में जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी इशू हो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी लॉज बनेंगे सीबीडीटी के रिकमेंडेशन पे बनेंगे, जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा वो सीबीडीटी के रिकमेंडेशन पे होगा। ओके, सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स की सेंट्रल बॉडी कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन सॉरी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये नाम है। ओके, कस्टम को सेपरेटली रखा है। अब यहां पे सीबीडीटी के तहत कौन सा टैक्स आएगा? डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, एंड सीबीआईसी के तहत जीएसटी, देन कस्टम ड्यूटी, देन एक्साइज, वैट, सीएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंटरटेनमेंट टैक्स, दुनिया भर के बाकी के सारे टैक्स यहां पे आएंगे। तो ये सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करता है, राइट। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। यहां पे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्साइज कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो डायरेक्टली आपके इनकम पे लगेगा। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हमने डिस्कस करा था। अगर मैं इनकम टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं तो उसका बर्डन मैं बेयर नहीं करूंगा, मैं मेरे कस्टमर पे पास ऑन करूंगा, ठीक है, शिफ्ट करूंगा। अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर। जैसे कि आप अगर एक चॉकलेट खरीदते हो तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। ये पे कौन कर रहा है? आपका सेलर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर कर रहा है? वो खुद के पॉकेट से नहीं, आपके कॉस्ट में वो इंक्लूडेड होता है। आर यू ऑल गेटिंग? तो यहां पे बर्डन पास ऑन होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस है। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स प्रोवाइडेड इन इनैक्टमेंट कंसर्निंग जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी करके था, स्टैंप ड्यूटीज, अदर रिलेवेंट फिजिकल स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स मतलब लॉ। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्साइज कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्स, एंड इसके दो स्टैट्यूटरी बोर्ड्स है। फर्स्ट सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम।
मैटर्स रिलेटिंग टू लेवी, लेवी मतलब याद है हमने डिस्कस किया था, लेवी लाइबिलिटी क्रिएट करना। हर एक लॉ में एक इवेंट दिया रहता है, जब भी आप वो इवेंट ट्रिगर करोगे तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। याद है हमने डिस्कस किया था, इनकम टैक्स कब लगेगा, जब आप इनकम कमाओगे, राइट। जीएसटी जब आप सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा। एक्साइज किस पे लगता है, डिस्कस किया था हमने। मैन्युफैक्चर जब आप करोगे तब एक्साइज लगता है। वैट कब लगता है, जब आप सेल करते हो। तो हर एक लॉ में एक एक इवेंट दिया हुआ है। इनकम टैक्स इनकम इवेंट है, जीएसटी सप्लाई इवेंट है, एक्साइज मैन्युफैक्चर इवेंट है। भले मैं सेल ना करूं लेकिन मैन्युफैक्चर अगर कर रहा हूं तो मुझे एक्साइज लगेगा। वैट में सेल था इवेंट, ओके। तो यहां पे हर एक एक्ट में एक एक इवेंट दिया हुआ है। जब भी आप वो इवेंट को ट्रिगर करते हो तो लेवी क्रिएट होती है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट होती है और चार्ज क्रिएट होता है, ओके। तो मैटर्स रिलेटिंग टू लाइबिलिटी और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स आर लुक्ड बाय सिविलिटी। पहले बताइए, लेवी क्रिएट होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए? पहले तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना, उसके बाद ही गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगा, राइट। जब तक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता। तो हर एक लॉ में ये एक्सप्लेन किया रहता है कि कब आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा, ओके। एंड अगर ये लॉ अप्लाई हो रहा है देन कैलकुलेशन होगा एंड देन गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो पहले लेवी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उसके बाद क्वांटिफिकेशन होता है एंड देन कलेक्ट होता है। सपोज हमने जीएसटी चार्ज करा आप पे, ओके। तो पहले लेवी हमारे ऊपर क्रिएट हो गई थी, उसके बाद कैलकुलेशन होगा कि हमने कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है और उसके बाद गवर्नमेंट मेरे से जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट लेवी इज डन एंड उसके बाद कलेक्शन होगा, ओके। तो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड लेवी कलेक्शन कौन देखेगा, सीबीडीटी। वेयर एज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, आज के डेट में सर्विस टैक्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, मॉड्यूल में दिया हुआ है लेकिन सर्विस टैक्स इज नॉट देयर। क्या एक्साइज है, ज्यादातर गुड्स पे अब एक्साइज नहीं लगता, सिर्फ देयर आर स्पेसिफिक गुड्स। इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, इन पे एक्साइज लगता है, ओके। अदर इनडायरेक्ट टैक्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सीबीआईसी। अब गवर्नमेंट के रिसीट्स we can classify under two categories: revenue receipts, which consist of tax revenue, non-tax revenue; capital receipts, debt receipt and non-debt receipt. तो यहां पे बिफोर टैक्स सोर्स में पहले हमें कंसिडर करना है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में एक पार्ट आएगा टैक्स एंड दूसरा पार्ट आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब यहां पे सारे टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जो कंपनी को टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम दैट इज इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स आज के डेट में अबॉलिश्ड है, वेल्थ टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अर्लियर देखिए टैक्स सिस्टम कैसे थे अपने कंट्री में, ये शायद से हमने डिस्कस किया था, याद नहीं मुझे, अभी जीएसटी डिस्कस करते रहे। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग। पहले जब वेल्थ टैक्स था तो टैक्स कैसे लगता था, देखिए सपोज मैंने आज 10 लाख रुपए कमाया, क्या 10 लाख पे मुझे टैक्स लगेगा? डेफिनेटली इनकम टैक्स लगेगा। से मेरा 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स जा रहा है। बचे कितने मेरे पास, 8,50,000। क्या ये टैक्स पे करने के बाद बचा हुआ इनकम है, बराबर। अब ये जो बचा हुआ इनकम है इसमें से मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर, सम अमाउंट मैं सेविंग भी करूंगा, बराबर। अब जो मैं खर्च कर रहा हूं मतलब क्या करूंगा, मैं गुड्स एंड सर्विस परचेस करूंगा, डे टू डे रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी खर्च है उसके ऊपर क्या मुझे जीएसटी पे करना होगा। हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी लग करके आता है। तो मैं जब खर्च कर रहा हूं ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है, ये टैक्स पे करने के बाद बचा हुआ पैसा है। अब जब मैं खर्च कर रहा हूं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। एंड जो मैं सेविंग करूंगा वो क्या होगा, मेरा वेल्थ होगा। सपोज मैंने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करके रखा है, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करके रखा है, रियल एस्टेट लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, मेरा वेल्थ। तो गवर्नमेंट अर्लियर वेल्थ पे भी वेल्थ टैक्स कलेक्ट करता था। तो मतलब आप पैसे कमाओ ही मत, एक काम करो, पैसे कमा करके जो भी बचा है पूरा का पूरा गवर्नमेंट को ही दे दो।
अर्लियर तो ये जो जीएसटी है आज के रेट में बहुत कम लगता है, शायद से मैंने आपको बताया रहेगा 1950 से 2000 तक ऑलमोस्ट 70% तक टैक्स जाता था, 70-80%। यानी कि कोई अगर बिजनेसमैन 10 लाख कमा रहा है उसमें से 7 लाख तो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था, बचा अपने पास 3 लाख। क्या कोई बिजनेस करेगा, राइट? हाँ, लेकिन आज के रेट में वेल्थ टैक्स अबॉलिश्ड, ओके, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन देखिए कितना ड्रैकोनियन सिस्टम है अपने कंट्री में। पहले इनकम कमाओ उस पे टैक्स दो, खर्च करो उस पे टैक्स दो, जो सेव करो उस पे टैक्स दो। तो लिखने के लिए लिखा है यहाँ पे वेल्थ टैक्स, लेकिन जो भी वेल्थ, हाँ यहाँ पे एक लिमिट हुआ करती थी कि अगर वेल्थ 50 लाख के ऊपर हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था क्या, रिच लोगों से ज्यादा पैसे कलेक्ट करना। ओके, कस्टम ड्यूटी ये किस पे लगता है, कस्टम इंपोर्ट पे लगता है, ज्यादातर इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे भी सम केसेस लगता है। वेरी लेस गुड्स आर देयर जहां पे एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, अदरवाइज 99% सारे गुड्स जो इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है। ओके, एक्साइज ड्यूटीज ये हमने डिस्कस किया होता, अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, डीजल, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। जीएसटी हमने सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी याद है, कॉम्पनसेशन सेस, सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। एंड यूनियन टेरिटरीज के ऊपर का टैक्स, यूनियन टेरिटरीज भी हमने डिस्कस किया। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स गिवन। तो यहाँ पे टैक्सेस में इनकम टैक्स ये तो हमने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, वैट, सीएसटी, और कुछ बचा के यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी लिखा हुआ है। कौन सा, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट टैक्स में जाता है वो, बस इतना ही है। तो ये सारे टैक्स रेवेन्यू है। सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू इज टोटल ऑफ टैक्स रेवेन्यू आफ्टर पेइंग स्टेट शेयर। याद है ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा उसमें से सम प्रपोर्शन स्टेट को देना होगा, राइट? एंड नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट क्या करता है, सपोज 1 लाख करोड़ टैक्स में आ रहा है, उसमें से 40%, से 40,000 करोड़ स्टेट को देगा, से 5,000 या 5% ये नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी के लिए रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो नेचुरल कैलामिटी आती है अपने यहाँ पे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जो गवर्नमेंट पहले ही प्रोविजन करके रखता है उसके लिए। ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंसी ड्यूटी। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट गवर्नमेंट बहुत जगह इन्वेस्ट करके रखता है, गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस पैसा हो वो कहीं ना कहीं तो दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखा होगा गवर्नमेंट ने, तो वहां से इंटरेस्ट मिलता है। सपोज गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू सुना रहेगा, राइट? ओएनजीसी ये गवर्नमेंट की कंपनी है। देन एलआईसी आप ही ने बताया था शायद से, 97% गवर्नमेंट का स्टेक है। ओके, देन KIOCL करके कंपनी थी जिसमें मैंने शेयर्स इन्वेस्ट करके रखे थे, ठीक है? तो इसमें भी 90% गवर्नमेंट के शेयर्स है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसे कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखता है, वहां से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो डिविडेंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड प्रॉफिट, देन आरबीआई से ट्रांसफर, और क्या क्या है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रिसीट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोई अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर हो तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। तो रेवेन्यू रिसीट में दो पार्ट, टैक्सेस, नॉन टैक्स रिसीट। इसमें स्पेसिफिकली याद रखना है, टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में एटलीस्ट जीएसटी, कस्टम ड्यूटी याद रखना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा आएगा। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ये सारे रेवेन्यू है। अब कैपिटल रिसीट भी होता है। कैपिटल रिसीट में क्या क्या आएगा, देखिए कैपिटल रिसीट में दो पार्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट मतलब बोरो नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमने जहां पे पैसे दिए थे वहां से पैसे अब वापस आ रहे हैं। आपको पता रहेगा गवर्नमेंट हर साल बहुत सारे कंट्रीज को या सेक्टर्स में एज अ लोन देता है। अब रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि मालदीव को हमने 400 लाख दिए थे लास्ट बजट में, पिछले साल 700 लाख दिए थे। ओके, तो हर साल जो छोटी मोटी डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको हम लोन देते हैं, तो लोन से जब भी रीपेमेंट शेड्यूल होगा तो वहां से पैसे आएंगे, राइट? तो रिकवरी हो रही है लोन्स एंड एडवांस हमने ऑलरेडी दिए थे। एंड मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स। डिसइन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, अब जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है पिछले साल वो बता सकते हैं
क्योंकि बीसीके का पार्ट था इफ यू रिमेंबर। डिसइन्वेस्टमेंट कहां पे डिस्कस किया था हमने? बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में प्राइवेटाइजेशन में डिस्कस किया था, याद है? प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? कोई एक सेक्टर गवर्नमेंट क्या कर रहा है? प्राइवेटाइज कर रहा है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको प्राइवेटाइज कर रहा है। मतलब अब फॉर एग्जांपल एलआईसी 100% वॉज गवर्नमेंट कंपनी, 3% स्टेक गवर्नमेंट ने क्या किया था? डिसइन्वेस्ट किया था, राइट? अब 3% शेयर्स बेच करके जो पैसे आए, ये क्या है? मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स। ओके, तो बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करता है। ओके, प्राइवेटाइज करना मतलब सिंपल वर्ड्स में जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसके शेयर्स प्राइवेट लोगों को सेल करना। ओके, द बेस्ट एग्जांपल यू कैन रिमेंबर एलआईसी वाज 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने आईपीओ अनाउंस किया था, तो गवर्नमेंट ने खुद का स्टेक कम करके लोगों से कहा था कि आप इन्वेस्ट करो। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब वो पैसा किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा शेयर्स का। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग वन चार्ट। तो रेवेन्यू रिसीट्स में इतने, एंड देन कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में अगेन दो पार्ट। नॉन डेट में फर्स्ट रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल, सेल of shares, privatization, etc. एंड देन सेकेंड पार्ट डेट कैपिटल रिसीट। डेट से मीनिंग समझ सकते हो आप? डेट मतलब गवर्नमेंट बोरो करेगा। अब से टैक्स रेवेन्यू से नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट रेवेन्यू, ये जो सारे रिसीट्स है, सपोज गवर्नमेंट का टोटल रिसीट है 10 लाख करोड़, ओके, एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्रपोजल है 18 लाख करोड़। अब 8 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है वो कहां से आएगा? गवर्नमेंट बोरो करेगी, राइट? तो कैपिटल रिसीट में डेट रिसीट जो है, सिंपल वर्ड्स में बोरोइंग। अब बोरोइंग कहां से कर सकते हैं? आइदर इंटरनल सोर्सेज यानी कि लोगों से बोरो करेंगे, और एक्सटर्नल सोर्सेज आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या कोई दूसरे कंट्री गवर्नमेंट से डायरेक्टली बोरो कर सकती है। अब इंटरनल लोगों से कैसे बोरो करेंगे? गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करता है, तो बॉन्ड का पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। सपोज मैं गवर्नमेंट हूं, आज मैंने एक बॉन्ड इशू किया है, शायद से सुना रहेगा आपने, एनएचएआई के बॉन्ड्स, आरईसी के बॉन्ड्स। ये एनएचएआई मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट की बॉडी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरईसी ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे गवर्नमेंट के बॉडी है। अब नेशनल हाईवे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? ये लोन, सॉरी, ये टैक्स रिसीट्स वगैरह इतना सफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एनएचएआई को सपोज 1 लाख करोड़ फंड्स चाहिए, तो ये कंपनी क्या करेगी, या गवर्नमेंट की बॉडी क्या करेगी? बॉन्ड इशू करेगी। ओके, जैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं वैसे बॉन्ड होता है। इट इज अ डेट सिक्योरिटी। ओके, सपोज मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आज 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इशू करे, ओके, एंड यू आर अ पब्लिक, आपके पास सरप्लस पैसा है, ओके, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे आप। सपोज आपके पास एक सरप्लस पैसा है, अगर आप शेयर मार्केट जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि जितना इन्वेस्ट करा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, हो सकता है कि रिटर्न मिलने की वजह लॉस हो जाए, राइट? सो पीपल आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप बैंक में एफडी रखोगे तो हार्डली 5 and 6% रिटर्न मिलता है, इन्फ्लेशन रेट उससे ज्यादा है, तो आप एफडी में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो व्हाट इज द बेस्ट मिड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एफडी में जब 5% रिटर्न मिल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 8% रिटर्न मिलता है। एंड क्या यहाँ पे रिस्क होगा? रिस्क कभी नहीं होता। गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि 5 साल के एंड में आपको ये पैसा वापस मिलेगा, तो 5th ईयर के एंड में गारंटीड मैच्योरिटी होगी, हर साल आपको 8% या 9% से इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, तो आपने जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ये क्या है? एज गुड एज गवर्नमेंट आपसे बोरो कर रहा है बाय इशूइंग सिक्योरिटी। ओके, ये गवर्नमेंट के बोरिंग है। डिबेंचर जब हम कंपनी इशू करती है तो कहां पे दिखाते हैं डिबेंचर? बैलेंस शीट में कहां पे दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड? डिबेंचर्स कहां पे दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं ना।
वाई? बिकॉज इट इज एज गुड एज बोरिंग. कंपनी ने क्या किया रहता है, डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी इशू करते हैं एंड लोगों से पैसे लेते हैं, जो फ्यूचर में रिडीम किया जाएगा 5 साल 10 साल में. जब रिडम्पशन होगा लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा. उसी तरह बॉन्ड जो है ये गवर्नमेंट का बोरिंग होता है. ओके तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे जो सिक्योरिटीज या बोरिंग है ये इंटरनल सोर्सेस है. गवर्नमेंट लोगों से बोरो कर रहा है. ओके एंड एक्सटर्नल मतलब डायरेक्टली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई दूसरे कंट्री से गवर्नमेंट बोरो कर सकता है. ओके सो ये सारा डेट बोरिंग में आएगा. देखिए क्या क्या दिया हुआ है. मार्केट लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट लोन लेगा. देन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. नॉर्मली यहां पे क्या होता है, बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं ट्रेजरी बिल्स में. ओके अब बैंक के केस में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक. एसबीआई बैंक का डेली रिकॉर्ड होता है कितना अपने पास कैश बैलेंस है, कितना फंड्स है. एसबीआई के पास डिपॉजिट्स लोगों के जो है सपोज 100 लाख करोड़ है एंड लोगों ने जो लोन लिया हुआ है से 95 लाख करोड़ है. अब एसबीआई के पास 5 लाख करोड़ सरप्लस बैलेंस है. अगर एक दिन भी उन्होंने आइडल रखा तो क्या उनको लॉस होगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये 100 लाख करोड़ जो लोगों से पैसा लिया हुआ है एफडी के फॉर्म में, उन पे हमें इंटरेस्ट पे करना है. बराबर, यहां पे इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है. लोन से उनको इंटरेस्ट इनकम होगा. अगर सरप्लस कैश बैलेंस वो आइडली रखते हैं तो ये पैसा आया कहां से? डिपॉजिट से लोगों के, जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना होता है. तो बैंक क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर एक दिन का भी या 2-3 दिन के लिए सरप्लस बैलेंस हो तो ये इन्वेस्ट करती है ट्रेजरी बिल्स में. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, आज 2-3 दिन के लिए या 5-6 दिन के लिए अगर सरप्लस है, इन्वेस्ट करेंगे, 5 डेज के बाद विड्रॉ कर लेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी. आर यू गेटिंग? तो नॉर्मली वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स. ओके सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स. एनएससी सुना रहेगा आपने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसी में आता है ये. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयज का पैसा होता है. नेट एक्सटर्नल डेट से आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से पैसे बोरो करेंगे, और कोई अदर रिसिट्स, तो ये सारे डेट रिसिट्स में आता है. तो बेसिकली ये जो पूरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का, ये हमने कैटेगराइज किया हुआ है. रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू में टैक्स, नॉन टैक्स. कैपिटल में नॉन डेट एंड डेट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैन बी कस्टम ड्यूटी फॉर्म्स विच पार्ट ऑफ सोर्सेस. ऑप्शन ए टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल, डेट कैपिटल. तो इट विल बी अ टैक्स रेवेन्यू. ये सिंपल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा मोस्टली स्पेस. सपोज ट्रेजरी बिल्स इज डैश रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, दैट इज अ डेट कैपिटल रिसीट. ओके याद रहेगा ये. क्या इस तरह से आप जस्ट रफ में चार्ट बनाओगे? ठीक है. सो दैट सोर्स में पहले रेवेन्यू लिखना है, कैपिटल, रेवेन्यू में टैक्स एंड नॉन टैक्स. ओके तो जस्ट रफ में आप चार्ट बना करके रख सकते हो याद रखने के लिए. सो दैट एक जगह आपको ये पैराग्राफ रीड करने से, एक ऑलमोस्ट 1.5 पेज रीड करने से एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. ऑलराइट, विल यू डू इट? सिनारियो के लिए जस्ट याद रख सकते हो, रफ फॉर्मेट बना सकते हो वैसे. इसे रफ फॉर्मेट बनाइए, फिर घर जाके कीजिए. ओके
ये मैंने प्राइवेटाइजेशन लिखा है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स आप मॉड्यूल से रीड करके लिख सकते हो, पर जस्ट क्लासिफिकेशन याद रखिए। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू में टैक्स नॉन टैक्स, कैपिटल में नॉन डेट डेट। ओके, तो गवर्नमेंट ये सारे सोर्सेस से पैसे कमाता है। ठीक है, कितने सोर्सेस है गवर्नमेंट, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं होता टू रन एन कंट्री। इतना इजी नहीं ऑब्वियसली एक कंट्री चलाना, और अपने जैसे कंट्री में तो डेफिनेटली नहीं। इतनी डाइवर्सिटी कुछ भी करने जाओ तो एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज अराइजेस, कास्ट रिलेटेड हो या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी रिलेटेड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैंने इंटरटेनमेंट टैक्स लिखा है, अगर आप लिख रहे हो जस्ट एग्जाम्पल लिखे हमने। जैसे बहुत सारे टैक्सेस है वैसे सीबीआईसी। कैन वी प्रोसीड? घर जाके पूरा पैराग्राफ रीड करना है, जस्ट चेक करना है कि इसमें से कोई अगर एलिमेंट लिखना हो तो विल कंप्लीट विद दैट। ओके, डन? कैन वी प्रोसीड? जस्ट फॉर्मेट अगर समझ में आया तो घर जाके आप जस्ट रीड करके यू कैन कंप्लीट इट। ओके, non-debt receipts include recovery of loans advanced by government to PSC, that is public sector undertakings, state government, foreign government, union territories, sale proceeds from government assets, including those realized from divestment of government equity in public sector undertaking। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं LIC। debt capital receipts, market loans, short term borrowings by government, RBI से borrowing, लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ऊपर हमने एग्जांपल लिखा था IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह। अदर रिसीट्स इंक्लूड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, रिसीट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेविंग बॉन्ड। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड के अगेंस्ट आपको बॉन्ड दिया जाता है। ओके, तो वो पैसा आपसे गवर्नमेंट लेगी यानी आपको बॉन्ड देगी। ये पता है आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? सपोज आपको गोल्ड खरीदना है तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन लाया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से, आपको 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते हो तो फिजिकल गोल्ड फिजिकल रहेगा आपके पास, क्या उसमें रिस्क है चोरी होने की? डेफिनेटली रिस्क है। क्या ब्लैक मनी से गोल्ड खरीद सकते हो? यस, 2 लाख तक ब्लैक मनी से भी खरीद सकते हो, मतलब कैश से खरीद सकते हो जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है गोल्ड अगर डायरेक्टली खरीदते हो। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, इफ यू वांट टू परचेस गोल्ड, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग गोल्ड परचेस दिस गोल्ड बॉन्ड। ओके, 1 लाख रुपए का फिजिकल गोल्ड परचेस करने से बेटर है आप क्या करो, गोल्ड बॉन्ड परचेस करो। तो ये पैसा किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, एंड आपको गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, एंड गवर्नमेंट क्या करेगा, आपके भी आप पे गोल्ड परचेस करके रखेगा। ओके, अब इसमें बेनिफिट क्या है बताइए? क्या गोल्ड सर्टिफिकेट चोरी जा सकता है क्या? आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो सिर्फ सर्टिफिकेट होगा, अगर वो चोरी भी होता है तो आप एक छोटा सा एप्लीकेशन डालोगे, आपको अगेन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपको रिडीम करना है तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे, सपोज आप रिडीम कर रहे हो तो जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा। जब आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो जो बैंक अकाउंट आपने मेंशन किया रहेगा उस बैंक अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। तो यहां पे चोरी होने का सवाल ही नहीं है, तो एक सिक्योरिटी रहेगी। एंड गोल्ड की वैल्यू अगर 1 लाख की जगह 1,20,000 हो तो बॉन्ड की वैल्यू भी 1,20,000 होगी, मतलब वैल्यू असाइंड है, गोल्ड की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपका लॉस तो नहीं होगा ना, कि गोल्ड आपने खरीदा उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। ओके, तो ये बेनिफिट है, चोरी नहीं होगा,
सर्टिफिकेट चोरी भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चोर ने रिडम्पशन के लिए भी डाला तो अक्रॉस द काउंटर कैश में कभी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर रिडम्पशन के लिए एप्लीकेशन डाला है तो जो बैंक अकाउंट आपका दिया रहता है उसमें ही पैसा जाएगा। और तो और आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है जो गोल्ड में नहीं मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है गोल्ड बॉन्ड के। तो मेरे ख्याल से 2015 में या 2018 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, हम आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी देंगे। तो वैल्यू जैसे गोल्ड की बढ़ेगी वैसे ही सर्टिफिकेट की भी बढ़ेगी, प्लस आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस चोरी होने का रिस्क नहीं है, प्लस गोल्ड जब आगे जाके सेल करोगे तो इनकम टैक्स लगता है। ये गोल्ड बॉन्ड्स है इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता। तो बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे गवर्नमेंट ने। ओके, चलिए एक्सपेंडिचर वाला पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, नाउ इन 5 minutes we'll continue with the maths.